हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेट थ्योरी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। कुछ होमवर्क दिया था, मैं समझता हूँ आपने कंप्लीट कर लिया होगा। हम एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2 भी डेफिनेशन बेस्ड दी है आपको। एक दोनों एक्सरसाइज जो है वो डेफिनेशन याद रखने के लिए बताई जा रही है कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए तो उसका मीनिंग समझ में आ जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है आपसे एक्सरसाइज बी में 1B, और उसका फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ। तो इसमें दिया हुआ है सेट ऑफ odd natural numbers divisible by 2, odd natural numbers divisible by 2, यानी कि यहाँ बोला हुआ है कि आपको ऐसे odd natural नंबर निकालने हैं जो 2 से डिवाइड हो। ऐसा कोई नेचुरल odd नंबर होता ही नहीं जो 2 से डिवाइड हो। इसका मतलब है करली ब्रैकेट खाली छोड़ देना है, या तो फिर पाई लिख लो। दैट्स द आंसर। मतलब जवाब हाँ या ना में है, होगा या नहीं होगा। वो फालतू चीजें दिमाग में नहीं लानी है। और एक बात, जो इस 11th या 12th की मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में जो बोला गया है वही सोचना है। ये नहीं सोचना कि ऐसा हो गया होता तो क्या होता है, ऐसा हो गया। भाई मूवी नहीं बना रहे हो। यहाँ जो बोला गया है उसके बारे में ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दैट्स ऑल, काम खत्म। उसमें फालतू चीजें अपनी नहीं डालनी है कि ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, ऐसा हो गया। वो तुम्हारा ऐसा हो गया तो उसके लिए नया क्वेश्चन है, वो होगा जब होगा। लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा गया होगा वही होगा। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट बोला हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। केवल एक इवन प्राइम नंबर होता है और वो होता है 2। ठीक, पहला प्राइम नंबर 2 होता है और इवन होता है, और अकेला यही एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जो इवन होगा। इसके अलावा जो भी इवन नंबर होंगे वो कोई भी प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि वो सब 2 से कैंसिल हो रहे होंगे। क्लियर है? थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? थर्ड पार्ट में दिया हुआ a इक्वल टू एक्स दैट x बिलोंग्स टू n 1 to 2। अब बोला हुआ है क्या निकालना है। इसमें बोला है कि 1 से लेके 2 के, यानी 1 नहीं उठा सकते, तो 1 से लेकर 2 तक जाने तक आपको जो भी नेचुरल नंबर मिले वो लिख लीजिए। केवल 2 ही मिला, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। ये भी नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि 5 का मतलब होता है करली ब्रैकेट खाली, और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट डले हुए, इसलिए 5 नहीं होंगे। फिर फोर्थ पार्ट वो आप करेंगे, फिफ्थ आप करेंगे, सिक्स पे हो। अब 6 पे जाने से पहले एक नोट समझ लीजिए आप। ये नोट आप अपने दिमाग में बैठा लें। और अभी तो ये हमारा 4th चैप्टर है, ठीक, तो उसको हमें पढ़ना ही है। तो बिना उसे पढ़े ना 12th में कोई मतलब प्रॉब्लम्स होनी है अगर नहीं पढ़ा तो, और 11th में भी होगी। तो यहाँ पे क्या है लॉजिक? लॉजिक ये याद रखिए कि अगर x² बराबर -1 हो जाए, या फिर x बराबर अंडर रूट ऑफ -1, देन x इज इमेजिनरी। देन x इज इमेजिनरी। और एक बात और ध्यान रखिए, जो ये पहला पॉइंट है कि ये इमेजिनरी है, और विच इज डिनोटेड बाय आयोटा। ये याद रखिए। वैसे इसका कॉन्सेप्ट होगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको समझाया जाएगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि x बराबर अंडर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी का आई उठा लिया, यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो i² की वैल्यू -1 होती है। क्लियर है? और वो इसी वजह से होती है कि x बराबर अंडर रूट ऑफ -1। अभी बार बार कौन लिखता, तो हमने ऐसे एक नाम दे दिया कि i है। अब अगर अंडर रूट ऑफ -1 को हमने i लेट किया है तो i² की वैल्यू -1 होगी। दूसरा पॉइंट, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम z से डिनोट करते हैं, और ये ऐसे लिखा जाता है x प्लस आई वाई। मतलब दैट इज अ नंबर, बट नंबर इज एग्जैक्ट इक्वल टू द कोऑर्डिनेट। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट पढ़े हुए हैं। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखा जाता है x प्लस आई वाई। इसका क्या मीनिंग होता है? जहां पे x होता है रियल पार्ट और y होता है इमेजिनरी पार्ट। ये आपको याद रखना है अभी से, बाकी डिटेलिंग में जब चैप्टर आएगा तब करूंगा। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। रियल पार्ट को हम एब्सिसा बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब सीधी भाषा में कहा जाए तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1,2 एक कोऑर्डिनेट है, 10th में पढ़ा आपने। अब इसको नए तरीके से लिखने का मेथड ये है 1 + 2 है। अगर ये किया -1 + 3i लिखा हुआ है तो इसको और कुछ नहीं समझूंगा मैं समझ जाऊंगा कि इसका क्लियरली मीनिंग है -1, 3 का कोऑर्डिनेट।
समझ आ गई बात? ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, अभी फिलहाल ये नोट कर लीजिए पॉइंट, और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराए वो नोट कर लीजिए, फिर मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। क्लियर है? नोट कर 6 वाला। 6 में कहा गया आपसे d equal to x such that x belongs to n and x square plus 1 equal to 0। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले मैंने बोला था इसे सॉल्व करिए, तो लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 या फिर अंडर रूट ऑफ -1, मतलब दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी। ये तो वैसे भी आप जानते हैं, 10th में इतना तो बताया ही गया था कि इमेजिनरी है, विच इज इमेजिनरी। अभी सिर्फ इतना ही जानना आपके लिए बहुत है, बाकी नोट तो मैंने लिखवा ही दिया था कि ये इमेजिनरी नंबर है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इमेजिनरी नंबर है तो जो हमसे पूछा गया है वो चीज हो पा रही है या नहीं हो पा रही, मतलब हम इसे उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो नाउ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 नॉट बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर थोड़ा ना, नेचुरल नंबर तो वैसे भी जीरो और तो उठाते ही नहीं है, जीरो से नीचे जाते ही नहीं है, और ये अंडर रूट के अंदर निगेटिव साइन है, ऐसा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इस वजह से d कैसा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी का 7th पार्ट देख लीजिए। 7th पार्ट है e इक्वल टू x such that x belongs to whole number x plus 3 लेस देन इक्वल टू 3, ये गिवन है। तो हम क्या उठाएंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन उठाएंगे। लेट अस कंसीडर x plus 3 लेस देन इक्वल टू 3। अब क्या करना है, इस 3 को उठा के रख लेना, तो x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हमें वो वैल्यू उठानी है जो x 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो, लेकिन उठाना वही है जो होल नंबर होगा। तो अब क्या करेंगे, हम क्या उठा सकते हैं, अब आप सोचिए आपको 0 से नीचे जाना है या 0 उठाना है। तो हमने 0 तो उठा ही लिया कि भाई 0 तो होल नंबर होता ही है। अब 0 से नीचे अगर कोई नंबर है -1 -2, तो क्या ये होल नंबर होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब इसके अंदर केवल क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 सिर्फ वो होता है जिसमें करली ब्रैकेट खाली रहे, उसको हम 5 बोलते हैं, लेकिन जिसमें करली ब्रैकेट में एक भी एलिमेंट है मतलब 5 नहीं होगा। क्लियर है? नोट करिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो आपको करने हैं। ये देखिए, मैं आपसे पूछ सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने आपको ही पड़ेंगे, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं करोगे डेफिनेशन याद नहीं होंगी, और करनी आपको ही है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर ऑफ सिंगलटन सेट। ये भी ऐसे ही करना है आपको। अगर किसी सेट को सॉल्व किया, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इसे सॉल्व किया तो +-2 आ गया, ये हमें पता है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने दिया क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब हम ये चेक करेंगे कि एक्स की जो दो वैल्यू आई हैं वो दोनों की दोनों जेड में है, तो उन दोनों की दोनों जेड होंगी, मतलब दोनों इंटीजर है, क्योंकि एक प्लस का भी 2 भी इंटीजर है, माइनस का भी। तो इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर +2 और -2 दोनों जाएगा। इसका मतलब सिंगलटन नहीं होगा, क्योंकि सिंगलटन वो सेट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट मिला मतलब आपको मिले, यहाँ 2 मिल गए। क्लियर है? इसी तरीके से आपको जैसे मोड का बताया था मैंने, अब थर्ड वाला इसका देखिए, सेकंड का थर्ड, मोड ऑफ x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था कि जब मोड लगाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का प्लस रहता ही है, लेकिन जब मॉडुलस फंक्शन को हटाते हैं तो दो साइन आते हैं सामने, एक प्लस और एक माइनस। तो x बराबर क्या आएगा, +-1। अब चेक करिए कि पूछा क्या है, बोला x सच दैट x बिलोंग्स टू z दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम यहाँ x वही उठा सकते हैं जो इंटीजर हो, और +-1 दोनों इंटीजर होते हैं। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर दोनों आंसर लिखे जाएंगे, +1 भी और -1 भी। ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब जब लिख गया तो आपने को ये देखा कि अरे ये तो सिंगलटन है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट है, जबकि होना एक ही चाहिए था। तो इसलिए सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपके भरोसे पे छोड़ रहा हूं, नहीं आए तो आप पूछिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाले पे। अब इसमें आपसे बोला गया है कि जो पेयर दिए हुए हैं उनमें कौन से इक्वल सेट हैं और कौन से नहीं। तो एक आध क्वेश्चन मैं इसके बता देता हूं। देखिए आप, थर्ड का फर्स्ट वाला कहता है एक सेट है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलॉय। यानी कि हम इस सेट को तैयार करें तो यहां आएगा आपके पास ALOY। अब आप कहेंगे अरे ये ऐसे कैसे, दूसरा एल कहां गया? तो मैंने क्या बोला था, सेट हैव नो रिपीटिशन, सेट में कोई रिपीटिशन नहीं होता, तो इसलिए LOY ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर इसके बाद B एक सेट है,
सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयल, इसका भी बना लेते हैं। लॉयल में भी ALOY, ठीक, और A इक्वल टू B, क्योंकि इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे दो सेट या ऐसे दो से ज्यादा सेट जिनके एलिमेंट सेम हो, चाहे उनके ऑर्डर कुछ भी हो जाए, वो हमेशा इक्वल होते हैं, इस वजह से इक्वल सेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अब मैं आपको थर्ड वाला बताऊंगा, इसका थर्ड पार्ट में आपसे बोला हुआ है E इक्वल टू x such that x belongs to z, x square less than equal to 4 and f equal to x such that x belongs to z, x square equal to 4। कल मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था नए पिछले लेक्चर में कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, लेकिन अगर कल समझ में ना आया हो तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें वो बेसिक डिफरेंस समझने में आसानी होगी। देखिए वो बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैंने जैसे ई को सॉल्व किया तो मैंने क्या बोला था, इस वाले फैक्टर को हम उठाएंगे, तो लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, इसीलिए 4 को इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा, दो फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या बनाया, एक नंबर लाइन बनाई, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसे 0 किया तो x बराबर क्या आया 2, तो हमने यहां लिख लिया। इसे 0 किया x बराबर -2, तो यहां लिख लिया। ठीक, लिखने के बाद माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच का कोई एक नंबर सोचा, जैसे -3, सोचने को आप कुछ भी सोच लो, -3 और -2 -5, -3 और +2 -1, और माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस। तो अगर ये प्लस है तो अगला माइनस, अगला प्लस ही होगा। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए, -2 से 2 के बीच का कोई एक नंबर सोच लिया, आपने कहा -1 ले लेते हैं, तो -1 हमने यहाँ रखा, -1 हो गया -3, और यहाँ -1 रखोगे +1, और दोनों मिलके माइनस दे देंगे, हो रहा है माइनस। क्लियर है। अब हमें एरिया कौन सा उठाना है, तो मैंने कल क्या बताया था कि ये लेस देन है, लेस देन मतलब निगेटिव एरिया, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव एरिया। इसका मतलब हमें निगेटिव एरिया चाहिए, यानी x का निगेटिव एरिया क्या है, ये रहा, -2 से 2। अब यहाँ क्या लगा हुआ, इक्वल, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें इक्वल लगाना पड़ेगा। यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या बोला हुआ है, उसको ई बनाते हैं उससे। तो देखिए बोला था एक्स जेड होना चाहिए और इसे फॉलो करे, तो इसे फॉलो करने वाला -2 से +2 तक के जितने इंटीजर है सारे उठा के रख लो, -2 -1 0 1 एंड 2, ये ई आ गए। अब जरा एक्स की तरफ चलते हैं, तो लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर बराबर 4। ये तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आप 10th में करके आए हो। ठीक, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, एक -2 और एक +2। अब आप जरा देख के बताइए मुझे, ई और एफ सेम है, कतई नहीं, क्योंकि दो इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो इसलिए ई नॉट इक्वल टू एफ, दैट्स योर आंसर। और यही बेसिक डिफरेंस है इक्वल में और लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल। क्लियर, नोट करिए। अब इसके बाकी के पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्विवेलेंट पैर। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है, इक्वल का मतलब होता है सेम एलिमेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बता, 4 का सेकंड पार्ट वही क्या रहा है, पहले तो इस बात पर ध्यान देंगे। P equal to x such that x belongs to n, x less than 3, and D equal to x such that x belongs to w, x less than 3। ये दोनों में कहा गया सिंपल। ये क्या बोल रहा है, बोला 3 से छोटे सारे नेचुरल नंबर, केवल 2 ही होंगे, 1 और 2। 3 से छोटे सारे फुल नंबर 0 1 2। अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन थ्री, ये भी मैंने वहां बताया कि ऐसे लिखना है, जैसे मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन थ्री तो ऐसे लिखना है, कितने हैं 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन थ्री वो 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन थ्री, नंबर ऑफ एलिमेंट इन थ्री और आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है सी नॉट इक्विवेलेंट टू डी, दैट्स योर आंसर। ठीक, नोट करिए। अब देखिए 4 के दोनों पार्ट आप करेंगे। मैं क्वेश्चन इसीलिए पार्ट बता रहा हूँ जो टिपिकल है बताता जा रहा हूँ, और छोड़ता इसलिए जा रहा हूँ कि आप करोगे तभी डेफिनेशन तैयार होंगी, और जब करो तो वो वीडियो सामने पहले रख लो, दिमाग में रख लो, जो मैंने डेफिनेशन और नोटेशन नंबर सिस्टम पे बताया हुआ है।
नहीं तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कौन से इनफाइनाइट है और कौन से फाइनाइट है, बस इतना ही बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बोला हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन दैट इज इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि प्लेन है, प्लेन में ट्राइंगल बनाए। अब यहां देखिए, जो बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने बोला ना कि मैथमेटिक्स में जितना बोला है सिर्फ उतना ही सोचना है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, सर मेरा प्लेन तो ये रहा, अब इसमें कितने 2-3 ट्राइंगल और बन जाएंगे, तो ये कैसे पता चलेगा? तो लल्ला, प्लेन में जब प्लेन बोला गया है तो प्लेन ऐसा नहीं होता कि प्लेन तुमने इतना सा सोच लिया ये रहा प्लेन। प्लेन का मतलब होता है कि प्लेन मतलब ये वॉल हो सकती है या ये बोर्ड हो सकता है, इस पे इनफाइनाइट, क्योंकि अगर आपने इतना सा भी प्लेन बनाया हुआ है ना तो इतने इतने से नन्नू नन्नू से भी ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं वहां इनफाइनाइट। तो ये दिमाग में रखिए, फालतू का क्वेश्चन दिमाग में मत लाना कि सर मेरा प्लेन तो ये रहा। तो ऐसे, तो इसका मतलब है एग्जामिनर भी रहेगा तो मेरे नंबर ये रहे, समझिए ना। ऐसा कोई फालतू क्वेश्चन अपने दिमाग में नहीं लाना है, जो बोला है वही करना है। अगर एग्जामिनर बोल रहा है भगवान प्रकट हुए तो प्रकट हुए, तुम्हें बस उतना ही पूछना है, कहाँ प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, तो कोई लेना देना नहीं। समझ आ गई बात? तो क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन, मतलब दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे, इतने प्लेन में ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, आगे बोला हुआ है अगले क्वेश्चन में सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ये भी इनफाइनाइट। एक सर्कल है, अब यही बात यहाँ अप्लाई होती है। आपने कहा ये हमारा सर्कल है विद जीरो विदाउट रेडियस का, तो इसका मतलब है कि जब ऐसा सर्कल है तो नंबर भी फिर ऐसे ही मिलेंगे। सर्कल का मतलब है कि कितना भी छोटा सर्कल होगा, चाहे वो ये होगा चाहे वो ये होगा, लेकिन उसमें पॉइंट कितने होंगे, इनफाइनाइट। आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? तो ये ध्यान रखना है कि जो बोल रहा है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है मतलब एक प्लेन की बात करी, मतलब एक कैसा भी प्लेन हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, फिर छोटा भी हो सकता है, और उसमें उतने ही छोटे ट्राइंगल भी बनाए जा सकते हैं। फिर इसी तरीके से सर्कल है, तो अगर सर्कल है तो ये भी एक सर्कल है जीरो रेडियस का, और इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, फिर माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा बस। समझ आ गई बात ना? ये ध्यान रखना है, जो बोला है सिर्फ उतनी ही बात सोचनी है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बोला हुआ सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इनफाइनाइट, इसका थर्ड पार्ट ये है आपकी वाई एक्सिस। अब इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइन बन सकती है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि ये वाई एक्सिस कहां तक गई होगी, और इधर भी बन सकती है पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी ये भी इनफाइनाइट, मतलब इनके सेट के सामने ऐसे इनफाइनाइट सेट लिख के छोड़ देना। एक एक नंबर क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, इसी का 6th पार्ट। 6 में क्या बोला हुआ है? 6 में बोला हुआ है f इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल सच दैट x फ्रॉम 0 to 1। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कोई पॉइंट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। वी नो दैट, ये लिखना है, एग्जामिनर को बताना है, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, और यहाँ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है, 0 से 1। इसका मतलब है f कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ये आपको यहाँ पे लिख के छोड़ देना है। एक नंबर क्वेश्चन रीजन दे दिया, क्लियर है? अब इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो आप करेंगे, बाकी के बहुत ही सिंपल पार्ट है, आराम से हो जाएंगे। जो नहीं आएगा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं बता दूंगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, बोला हुआ है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। जैसे 6 वाले क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये बोला हुआ है, इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, तो सेट नोटेशन के हिसाब से ये लिखा जाएगा। सेकंड में बोला हुआ है बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो बी नॉट बिलोंग्स टू कट करके बी लिख देंगे। फिर बोला हुआ है ए इज एन एम्प्टी सेट एंड बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। थर्ड पार्ट, ए इज एन एम्प्टी एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब है ए इज एम्प्टी सेट, बी इज नॉट एम्प्टी सेट। बात खत्म, सिंपल लॉजिक, क्लियर है? इसके बाद है फोर्थ वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6। तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट n, फिर ए और बराबर में 6। फिर बोला है 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर।
इसका लास्ट पार्ट पे 0 इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, मतलब 0 बिलोंग्स टू W बट 0 नॉट बिलोंग्स टू N। दैट्स ऑल। क्लियर है? नोट करिए। अब देखिए 1A और 1B दो एक्सरसाइज हो चुकी हैं, थर्ड एक्सरसाइज पे चल रही है जो कि डेफिनेशन पे ही बेस्ड है। फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, आप जब भी एक्सरसाइज लगाएं सबसे पहले जो लेक्चर पीछे दिए गए हैं नंबर सिस्टम, नोटेशन और सेट थ्योरी 1, सेट थ्योरी 2, उनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, नोट्स बनाइए, सामने रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे जहां भी समझ में नहीं आ रहा है तुरंत के तुरंत मुझे कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। क्लियर है? गलत रीजन नोट नहीं करना है, हिंट नहीं देखनी है, नहीं समझ में आए पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस की चिंता मत करिए, सिर्फ इस बात पर ध्यान रखिए कि जितना पढ़िए उतना सॉलिड होना चाहिए। ठीक, अब हम पहुंचते हैं 1C पे जिसको सबसेट कहा गया है। व्हाट इज सबसेट? सबसेट ध्यान से सुनिए, पहले तो कुछ बातें ध्यान रखते हैं। यहां पर एक साइन ये होता है और एक साइन ये होता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सेट एंड दैट इज कॉल्ड सबसेट। आपकी एनसीईआरटी में डिनोट मेथड बिल्कुल गलत। क्लियर है? एक सबसेट को उल्टा लिखा गया है, सबसेट एक प्रॉपर सेट। मैं बताता हूं कि सबसेट और प्रॉपर सेट सही क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब हुआ कि ए के पास जो एलिमेंट है वो बी से कम है, मतलब ए के पास 1 2 3 है अगर, तो फिर बी के पास 100% 1 2 3 के साथ एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या 10 एलिमेंट या 50 एलिमेंट या 1 करोड़ एलिमेंट ज्यादा होंगे। ठीक, कम से कम एक ज्यादा तो होगा, ये इस बात का मतलब है। जबकि इसका क्या मीनिंग है? ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसमें ये कहा गया है 1 2 3 1 2 3 4 ये भी पॉसिबल है, एंड ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 ये भी पॉसिबल है। इसमें ये दो पॉसिबिलिटीज आती है, जबकि इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर है? अब हमें ये ध्यान रखना है कौन सा प्रॉपर और कौन सा सबसेट। ठीक, अब इस चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे अब एक्सरसाइज में, जो भी हमसे कहा गया होगा उसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें ए सबसेट ऑफ बी और ए नॉट सॉरी ए प्रॉपर सेट ऑफ बी और ए नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, इनके साइन डिफाइन करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट बोला है ए इक्वल टू 0 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब आपने कहा कि ये इसका प्रॉपर सेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने ये देख लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट इसके अंदर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर सेट और सबसेट की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, बस अंतर इतना होता है कि प्रॉपर सेट में कम एलिमेंट होते हैं ए के बी में, जबकि प्रॉपर सेट में प्रॉपर सेट में कम एलिमेंट होते हैं, सबसेट में बराबर भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अब सीन क्या है? यहाँ पर 0 है बट यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब है ए इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। अगर ऐसा लिखा होता तो ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी हो जाता है, लेकिन यहाँ 0 शामिल करने की वजह से प्रॉब्लम हो गई। ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट में बोला हुआ है ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू ये। आप जवाब कैसे करें? बहुत से लोग जवाब नहीं दे पाते, तो जरा ध्यान दीजिए। मैं बी के पास जो एलिमेंट है उसके सबसेट लिख लेता हूं कि सबसेट ऑफ बी इक्वल टू, पहला सबसेट होगा 5 और दूसरा होगा 0। मुझे कैसे पता चला? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी इक्वल टू 2 की पावर 1 यानी कि 2। क्यों? इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1। और अगर n एलिमेंट हो किसी सेट के पास तो फिर कितने सबसेट होते हैं? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। अब वो सबसेट होंगे कौन कौन से? एक होगा, लिखना सिखाया है डेफिनेशन वहां पर जहां आपको डेफिनेशन लिखवाई है। पहला 5 होगा, भाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, पहला सबसेट 5 ही होगा, और दूसरा खुद वो सेट होगा जो आपको दिया गया है। दोनों हो गए। अब जरा देखिए कि यहाँ जो बात पूछी गई है क्या वो अप्लाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यहाँ बोला गया था कि a बराबर 5 है और b बराबर ये है, तो b के सबसेट में a आ रहा है, यानी कि a इज द प्रॉपर सेट ऑफ b। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड। थर्ड में दिया है पहले में 1 2 3, दूसरे में 1 2 4, नहीं होगा क्योंकि ये 3 है, इसमें 4 है। फिर आगे बोला हुआ है चौथे वाले में एक्स स्क्वायर, अब देखिए चौथा वाला समझ लीजिए, सॉल्व करना पड़ेगा। ए बराबर एक्स जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर बराबर 1 एंड बी इक्वल टू एक्स जेड, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड एक्स स्क्वायर बराबर 1, देन एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1 बिलोंग्स टू जेड बट एक्स बराबर 1 बिलोंग्स टू एन। यानी कि आपके पास ए में एक आपके पास दो एलिमेंट होंगे 1 और -1, और बी के पास आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी नहीं होगा क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा होगा। उल्टा पूछा गया होता तो हो जाता। नोट, अब एक नोट समझाते हैं, ध्यान से समझिए। जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई या फिर एक्स कॉमा वाई, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कोऑर्डिनेट। ठीक, इसमें क्या होता है, जो पहला एलिमेंट है वो रियल एक्सिस पे दिखाया जाता है और ये इमेजिनरी एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे। ठीक है, 1 2 1 प्लस 2 आई, 2 1 2 प्लस 1 आई, फिर 3 -2 तो 3 -2 आई। क्लियर है, इस तरीके से हमें शो करना होता है इन कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में शो करना है ऐसे, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया। इसका मतलब है कि एक कोऑर्डिनेट को बनाने के लिए हमें दो रियल नंबर की जरूरत पड़ेगी। देन वी से दैट any complex number made by at least two real numbers। इसका मतलब ये हुआ देन रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का सबसेट या प्रॉपर सेट कहलाएगा, बल्कि प्रॉपर ही सेट कहलाएगा क्योंकि रियल नंबर जो है वो कम से कम दो तो चाहिए ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए। तो रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर पाया जाता है, यानी कि उसका सबसेट होता है या उसका प्रॉपर सेट होता है। यानी कि सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में लाई करेंगे, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ऐसा मैंने बताया है क्यों। तो देखिए, आपको सोचना है केवल, तो इसके जो बाकी पार्ट छोड़ रहा हूं मैं बीच में वो आप करेंगे। मैं पहुंचता हूँ सीधे सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट आपसे पूछता है कि a इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज रियल एंड b इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज कॉम्प्लेक्स, देन क्लियरली a इज द सबसेट ऑफ सॉरी प्रॉपर सेट ऑफ b। क्योंकि यहाँ प्रॉपर सेट पूछा जा रहा है तो प्रॉपर सेट ऑफ b, क्योंकि अभी क्या होता है कि r जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मिलेगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए दो रियल नंबर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 1 2, तो 1 2 से ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, एक x प्लस 2 एक i, यानी कि 1 प्लस 2i। और अगर इसी को मैं 2 1 मतलब दो नंबरों से मिलकर बनानी है तो 1 2 से या 2 1 से 2 प्लस आई बन गए। अब इसी तरीके से और भी होंगे। तो इनफाइनाइट रियल नंबर है तो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स हुए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट रियल नंबर के सेट से बड़ा हो गया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर थे, वही आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं। फिर अब दो तीन होंगे वो भी दो देंगे, तो ऐसे करके दो दो करके अगर मान लीजिए मेरे पास 10 रियल नंबर है और एक रियल नंबर से दो मिलते हैं, तो फिर जो आपके पास 10 रियल नंबर है उनसे हमारे पास 2 की पावर 10 बनेंगे। क्लियर है, यानी कि बहुत ज्यादा हो गए तो बड़ा हो गया ना सेट। इस वजह से आर इज द प्रॉपर सेट ऑफ सी। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है कि ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी, क्योंकि ए पूरा पूरा बी में लाई करेगा। क्लियर है, नोट करिए। क्लियर है, अब इसके बाकी के पार्ट जो बचे हैं, 9th है, 8th है, 10th 11th और 11th, ये आपको केवल सोचना है, नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 10th है, बोला है एक्स बी ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, ये ए है, और बी है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन ए प्लेन। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी देख लो एक बार। एक्स बी ए ट्राइंगल इन ए प्लेन and B x that x be a rectangle in same plane।
ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए, आपको बोला गया था कि ऊपर वाला जो ए है उसमें ट्राइंगल प्लेन में दिए हुए हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा और देख लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एट्थ वाला और देख लेते हैं, पहले पहले उसको समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। इसमें ये बोला गया था एक्स सच दैट एक्स इज आइसोसेलेस triangle in a plane and B is x such that x is equilateral triangle in same plane। अब देखिए, ये दोनों ये क्या रिलेशन है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स बराबर या दो एंगल बराबर, इक्विलेटरल तीनों। क्या ये इसमें बिलोंग करेगा? नहीं, तो ए इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। ये तो इसका आंसर क्लियर है। अब आ जाते हैं उस वाले में, क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th में जो आपको बोला गया है आपके सामने है, सोचना पड़ेगा कि कंडीशन क्या बनने वाली है। देखिए, इसमें जो आंसर दिया हुआ है बुक में वो गलत दिया हुआ है होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक 9th वाला है वो भी गलत हो गया। और इसीलिए पूरा रीजन समझ लीजिए। ये रेक्टेंगल का सेट है, एक रेक्टेंगल एक ऐसा ट्राइंगल कंटेन करता है, एक ऐसा ट्राइंगल कंटेन करता है। क्लियर है। इसी वजह से, क्योंकि ये ट्राइंगल कंटेन कर रहा है, इस वजह से ए प्रॉपर सेट ऑफ बी होगा ही होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल बना हुआ है और रेक्टेंगल बना हुआ है, तो रेक्टेंगल के अंदर कम से कम दो ट्राइंगल बन जाते हैं, और वो दो ट्राइंगल जो बन जाते हैं और प्लेन सेम है, इसका मतलब है ए जो है वो बी में लाई करेगा ही करेगा। अब इस ऐसे ही क्वेश्चन का एक आंसर है जो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं हम पहले, और उसके आंसर से अपना अपने को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था इसी का, ये 9th वाला पार्ट। 9th वाले पार्ट में बोला हुआ था a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर इन प्लेन, और b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल इन सेम प्लेन। ये आपसे बोला गया है इस कंडीशन में। अब कंडीशन को ध्यान से देखा जाए तो एक रेक्टेंगल है, उसमें दो स्क्वायर कंटेन करता है, इसका मतलब है ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी होगा। अब जरा इसके आंसर की तरफ चलते हैं 9th के। तो फर्स्ट का जो आपको 9th दिया हुआ है, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी दिया हुआ है, और हमारे वाले जो 10th का है उसमें ए नॉट अ प्रॉपर सेट है, पॉसिबल ही नहीं है। जो लॉजिक वहां क्रिएट कर रहा है वही लॉजिक तो हमने इसमें क्रिएट किया हुआ है। एक रेक्टेंगल के अंदर दो स्क्वायर होते हैं, इसका मतलब है ये इसका सब प्रॉपर सेट हो गया। तो बिल्कुल सेम चीज तो यहाँ है, एक रेक्टेंगल है उसके अंदर भी दो ट्राइंगल होते हैं, और यहाँ कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल तो दिया नहीं गया कि इक्विलेटरल होगा या आइसोसेलेस होगा, इसका मतलब है ए प्रॉपर सेट ऑफ बी होगा ही होगा। अब नोट करिए। अब आते हैं सेकंड पे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जो पार्ट रह गए हैं वो आप होमवर्क लगा लीजिए, उन्हें आप करें, और नहीं आए तो मुझसे पूछे। लेकिन ये मैंने बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, सेट थ्योरी बिल्कुल भी सरल नहीं होती है। आपको सारी डेफिनेशन एक बार पढ़नी होंगी और उसके बाद सोच समझ के अपना आंसर लिखना होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आइए। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। पहला, ध्यान से समझना, ए कॉमा बी इज नॉट ए प्रॉपर सेट ऑफ बी सी ए। ये हमसे बोला हुआ है, तो कि ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है। ठीक, तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसके बारे में जरा ध्यान दें। हमने लेट किया इस वाले को, क्योंकि अपने को ट्रू और फॉल्स देना है तो रीजन बताना पड़ेगा। हमने लेट कर लिया कि ये ए बी सी है या बी सी है, क्योंकि एक ही बात है, ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक, अब इसके सारे सबसेट्स लिख लेते हैं। तो सबसेट्स ऑफ ए 2 की पावर 3 मतलब 8, वो कौन कौन से होंगे? तो सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू पहला 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर आपके सॉरी ए 1 2 3 क्यों, ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, और लास्ट ए बी सी। ये इसके सबसेट हो गए सारे के सारे। क्लियर है। अब जरा देखिए इसके सबसेट में ये आ रहा है, ठीक, और इसका मतलब है ये होना चाहिए, तो हम यहाँ लिखते हैं देन ए कॉमा बी सबसेट ऑफ बी सी ए, ये होना चाहिए था। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, then
द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? ये ऐसे करने होंगे आपको। सबसे पहले अपना एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया और हम उस पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपना एक स्टेटमेंट बनाएंगे, और अगर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ट्रू है, और नहीं करते, कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं तो फॉल्स होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपसे बोलता है कर्ली ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। क्लियर है? क्या मतलब हुआ इसका? देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब ये लिखा हुआ है, कायदे के हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं इसे कैसे करूं, ये लिखा हुआ, ये हमने ए मान लिया, देन ए बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट ए बी सी, ये होना चाहिए। जबकि है क्या? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करते हैं। ये रहा सिंगलटन सेट, मतलब ये सबसेट होना चाहिए था, तो यहाँ पे या तो साइन ये आए या तो साइन ये आए, जबकि साइन लगा हुआ है बिलोंग्स टू। क्लियर है? इसका मतलब है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों डिफर हो गई, तो इक्वेशन 1 कॉन्ट्रडिक्ट टू इक्वेशन सेकंड, देन द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दिया है वो भी फॉल्स होगा। नोट करिए। थर्ड वाले पे, थर्ड वाला क्या क्या है? मतलब पाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर पाई द प्रॉपर सेट ऑफ ए बी सी, लेट ए इक्वल टू ए बी सी सबसेट ऑफ ए इक्वल टू पाई ए बी सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए एंड ए बी सी। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। डिफरेंस देर आ रहा है, देखो दो वाली और बना के। इसका मतलब पाई इज द प्रॉपर सेट ऑफ ए बी सी। ये ऐसा क्या है? ऐसा कर्ली ब्रैकेट में पाई, वो सिंगलटन सेट हो गया, ये इसके अंदर होगा ही नहीं, जबकि केवल पाई लिखो है। या तो कर्ली ब्रैकेट खाली लगाओ या तो ये ऐसा लिखा होता, सही था। ठीक, ऐसा लिखा होता सही था। लिखा है इन दोनों में से कुछ भी नहीं, लिखा है ऐसा है। इसका मतलब है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्ट्रडिक्ट टू ईच अदर, देन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी कि आपका जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी ये भी फॉल्स में ही है। क्लियरली समझ में आ गई पूरे? अब आ जाइए इसी सेवेंथ पार्ट, बाकी के जो छोड़ रहा हूं होमवर्क लगेगी। सेवेंथ पार्ट बोल रहा है ए कर्ली ब्रैकेट सबसेट कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए कॉमा बी फॉल्स है। ये कैसे? ध्यान दो, ये लिखा होता सही बात है, लेकिन ये लिखा होगा, अब जरा ध्यान देना, लेट कैपिटल ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए कॉमा बी। अगर मुझे ऐसे ये लिखना है तो मैं बिलोंग्स टू लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये लिखता हूं तो ये तो इसके अंदर है कहां, इसके अंदर ये है। क्लियर है? और अगर मुझे इसे सबसेट लिखना है तो ऐसे लिखूंगा, तो ऐसे लिखूंगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर ये सबसेट का साइन होता, यहाँ पे सब प्रॉपर सेट ही दिया हुआ है, तो प्रॉपर सेट, अब ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 मतलब ये है तो ये लिखो, और अगर ऐसा लिखना है मतलब प्रॉपर सेट या सबसेट लगाना है तो फिर ऐसे लिखो। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को मैच करो, मैच कर रही है? नहीं, इसमें ये कर्ली ब्रैकेट गायब है, इसका मतलब फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। और इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि देखिए 11th में सबसे बड़ी, हर साल यही होता है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा टिपिकल देख के वो भग जाते हैं। वो क्या करते हो, मैं कॉमर्स ले लूंगा, मैं बायो ले लूंगा, फायदा ही नहीं कोई। आप कॉमर्स में जाओ या बायो में जाओ, समझ कुछ भी नहीं होगा। स्टार्टिंग सबकी टिपिकल होगी, और अभी आपने 10th तो बड़े हल्ले हल्ले में पढ़ कर लिया और 90 95 100 ले भी आए,
11 12 में 90 100 लाने के लिए ना आपके खांचे डल जाएंगे, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्या बोला गया है, इसीलिए थॉरोली पढ़ो। और टिकटॉक बैन हो चुका है तो स्टेटस लगाना बंद करके पढ़ाई ध्यान दो, समझिए ना। ये पॉइंट्स ध्यान रखने, कहाँ क्या बोला गया, क्यों लिखा गया, उसकी वजह क्या थी, वो सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप आंसर सही निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। क्लियर है, नोट करिए। देखिए अब इसके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाकी पार्ट में छोड़ रहा हूँ आपकी बात करिए, सॉल्व करिए और जैसे बताया वैसा करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट में बता दे रहा हूँ, ये आपको याद दिलाएगा कि सबसेट कैसे लिखे जाते हैं। जैसे फोर्थ का 7th पार्ट, हो सकता है कि आपको इसे देख के नींद आने लगे या ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछो, उससे पहले ही मैं आपको बता। ये था क्वेश्चन, ठीक। अब इसके कोई साड़ी किनारी नहीं है, ध्यान रखना कि कोई डिजाइन दी हुई है जो आपने लगा दी, इसका मतलब है कि ये पूरा एक एलिमेंट है, तो लिखा भी वैसे ही रहेगा। अब सबसेट, सबसे पहले के सबसेट्स होंगे कितने, तो सबसेट्स ऑफ जी इक्वल टू 2 की पावर 3, क्योंकि एलिमेंट 3 ही है, समझ गई ना, 4 नहीं है, ये हो गया 8। अब सबसेट्स ऑफ जी इक्वल टू होंगे कितने, नंबर ऑफ सबसेट्स, पहला होगा 5, फिर होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5,6 पूरा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3,4, फिर होगा 3,5,6, फिर होगा 4,5,6 और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट हो गए। ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना, नोट करो। अब देखिए ध्यान से सुनिए आगे की। वैसे तो पुराने जो 3 लेक्चर पढ़े हैं उसमें इंटरवल्स के बारे में मैंने बात की और समझाया भी है, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ। हेडिंग लगा लीजिए इंटरवल। ये आपके स्कूल वाला इंटरवल नहीं है कि खाना खाने का टाइम हो गया खाना खा लिया। इंटरवल्स 10th में आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा और ये पढ़ा, सारे ब्रैकेट है, 9 ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और इन सब की बातों पे ध्यान दिया जाए। सब एक जैसे थे आपके लिए, कालाक्षर भैंस बराबर, ये वो था सिर्फ, यहाँ सब अलग है, ठीक। यहाँ सब का अपना मीनिंग होगा और सबकी अपनी खास बात होगी, ध्यान से सुनो। पहला इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ऐसे शो किया जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि अगर कहीं पर कर्ली ब्रैकेट 2,5 लिखा हुआ है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट 2,5 लिखा हुआ है, उसका पर्टिकुलर मीनिंग है कि इसके अंदर से जो भी वैल्यू आप निकालेंगे वो या तो 5 से छोटी होगी या 5 के बराबर होगी, या तो 2 से छोटी बड़ी होगी या 2 के बराबर होगी। ये इस पूरी बात का मीनिंग होगा, यानी कि यहाँ से जो भी एक्स आएगा वो या तो 2 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, या 2 और 5 के बीच के जो भी नंबर है वो हो सकते हैं। जबकि सेकंड है ओपन इंटरवल, जिसको हम शो करते हैं ऐसे, या तो रिवर्स स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे। इसका क्या मीनिंग होता है, अगर यही 2,5 ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2, मतलब कि 2 से 5, यानी 2 और 5 नहीं उठा सकते, केवल बीच के ही नंबर हम उठा सकते हैं। दैट इज योर ओपन इंटरवल, दैट इज योर क्लोज इंटरवल। तीसरी चीज सेमी क्लोज या सेमी ओपन, मतलब गिलास आधा भरा या आधा खाली, एक ही बात है। सेमी क्लोज बोलो या सेमी ओपन बोलो। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज में 2 कंडीशन होती है, जैसे ये लिखा हुआ है एंड ये लिखा हुआ है, दोनों के, ये सेमी ओपन भी है सेमी क्लोज भी है, मतलब आधा बंद बोल लो या आधा खुला बोल लो, ये भी सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब इनके मीनिंग क्या है, इसका पर्टिकुलर मीनिंग है कि इसमें से एक्स जब निकालेंगे तो वो बी नहीं हो सकता, बी से छोटा ही होगा, बट ए हो सकता है, या ए के बराबर हो या ए से बड़ा हो। इस वाली बात का मीनिंग है कि जो एक्स आपने यहां से निकाला है वो ए नहीं हो सकता, ए से बड़ा ही होगा, लेकिन बी हो सकता है या बी से छोटा होगा। ये रहे आपके तीनों इंटरवल जो अब आगे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हेडलाइन पढ़ लो क्या बोली गई थी।
बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड इंटरवल, यानी a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल -4 to 0। इसे आपको इंटरवल में कन्वर्ट करना है, नॉट अ बिग डील। -4 से 0, तो -4, 0 स्ट्रिक्टली लेस देन दोनों तरफ ओपन इंटरवल, दैट योर आंसर। अब किसी ने मुझसे पूछा, दिमाग वाला बंदा था फिर पुराने स्टूडेंट में, बोला सर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तीनों में डिफरेंस क्या है, या क्या कुछ सिमिलरिटी है? बिल्कुल, तीनों सेट। ठीक, आपके कॉलेज वाले टीचर कहेंगे नहीं, तो उनमें एक तमाचा मिलकर से मार देना कि क्यों नहीं। सेट इसलिए है, सेट क्या होता है? कलेक्शन। कैसा? वो भी वेल डिफाइंड, तीनों वेल डिफाइंड। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, या तीनों में डिफरेंस नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि केवल दो एलिमेंट है, ओनली टू एलिमेंट्स, 1 and 2, यानी कि ये दो एलिमेंट्स का सेट। इसका मतलब क्या है? ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट जिसमें 1 और 2 नहीं ले सकते, एक्सेप्ट 1 and 2। मतलब 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर है वो सब उठा सकते हैं। यही तो मीनिंग हुआ इसका ओपन इंटरवल का। इसका मतलब ये भी एक सेट है, इसका मतलब इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है विद 1 and 2। इसमें 1 और 2 भी उठा सकते हैं, लेकिन है तीनों सेट, क्योंकि तीनों वेल डिफाइंड। मजा आई बात? तो तीनों सेट को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरवल है ओपन, जिसमें 1 और 2 को छोड़ के आप बीच के कोई भी नंबर उठा सकते हैं। ये है क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें 1 और 2 के साथ कोई भी नंबर उठा सकते हैं, लेकिन ये है सेट जो 1 और 2 ही उठा पाओगे, इसके अलावा कोई नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है? इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? मतलब बी x such that x belongs to R 0 to 3। अब ये क्या बोल रहे हैं? b इक्वल टू 0, 3, इधर स्ट्रिक्टली लेस देन मतलब 100% ओपन, और इधर इक्वल भी लगा हुआ है, मतलब क्लोज, यानी कि ये सेमी ओपन इंटरवल बन जाएगा या सेमी क्लोज। समझ? यानी कि 0 उठा सकते हो और 0 से बड़े नंबर उठा सकते हो, 3 नहीं उठा सकते बट 3 से छोटे नंबर उठा सकते हैं। यही इंटरवल में आपको चेंज करना बताया गया कि भाई हर इंटरवल का अपना मीनिंग होता है, लिखना है इसे। क्लियर? अब आगे इसके जो पार्ट्स आपको मैं दे रहा हूँ वो होमवर्क है, बाकी के पार्ट्स आप करेंगे, मैं समझता हूँ आप कर भी सकते हैं, और अब वो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 में उल्टा कहा गया, इंटरवल दिया होगा उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पहला पार्ट आपको दिया है a इक्वल टू -2, 3, ये ओपन इंटरवल में दिया गया, तो हम क्या लिखेंगे? x such that x belongs to R and x strictly less than 3 greater than -2, that's your answer, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है। इसके बाद आपको मैं लिख के दिखाता हूँ इसका सिक्स्थ पार्ट है f इक्वल टू सेमी ओपन, ये रहा x such that x belongs to R, x less than equal to 5 greater than 3, that's your answer। मतलब अभी क्या था? लैंग्वेज से और इंटरवल चेंज, अब आपको इंटरवल से लैंग्वेज में चेंज। क्लियर? नोट। इसके भी बाकी पार्ट्स छोड़ रहा हूँ, आप करेंगे। अब देखिए 7th क्वेश्चन होमवर्क लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 7th बिल्कुल सेकंड जैसा, ट्रू फॉल्स, अभी आपको सिखाएगा ट्रू फॉल्स, तो 7th आप करिए। आपको होमवर्क दिया इसी वजह से जा रहा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम खुद लगाओगे, देखो नहीं मैं बता दूंगा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं बता दूंगा आप रट लेंगे, आप लिख लेंगे, कोई फायदा नहीं। आप क्वेश्चन खुद करिए, मैं करा चुका हूं उसके जैसा, नहीं आए तो मुझसे पूछिए, जिससे कि मैं आगे तब बढ़ूं जब आपको पिछला क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ता रहूं और आप पिछला भूलते जाए, इसीलिए 7th होमवर्क दे रहा हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 8th पे लिखा हुआ है कि पावर सेट ऑफ ए और नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो मैं 8th होमवर्क दे रहा हूँ। 9th सेम क्वेश्चन है, लगवा देते हैं। लिखा हुआ है 1 2 3, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब आपसे बोला हुआ है इसमें पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालने। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ, सबसे पहले पावर सेट ऑफ ए होता क्या है? द सबसेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, यानी कि सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने पड़ेंगे ए के। वो क्या है? 2 की पावर 2, 1 और ये 2, यानी कि 4 एलिमेंट होने चाहिए उस सबसेट्स के अंदर। अब वो सबसेट्स होंगे कौन कौन से? सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू, पहला होगा 5, दूसरा होगा 1,
तीसरा होगा कर्ली ब्रैकेट 2,3 और लास्ट होगा 1, कर्ली ब्रैकेट 2,3। ये हो गए क्लियर। अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, ये जो आपके पास सबसेट आए हैं कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, पावर सेट बन जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है पावर सेट की, दिखा चुका हूं मैं कि कोई सेट आपको दिया गया है, उसके सारे सबसेट्स का एक सेट बनाओ, तो सारे सबसेट्स का एक सेट बनाओ और जिसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। दैट्स योर आंसर। अब बोला था नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, कितने एलिमेंट है इसमें, 4, तो आंसर हो गया 4। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही ना 8 वाला करना है, ऊपर लगा लीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये होमवर्क लगाइए क्योंकि इसमें पावर सेट ऑफ ए निकालना, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालना है, नोट करिए सर। अब देखिए नोट समझिए, यूनिवर्सल सेट समझा चुका हूं वैसे तो दोबारा समझिए। देखो किसी भी सेट की बात कर रहे हैं और यूनिवर्सल सेट की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा इतना बड़ा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट कंप्लीट तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। यानी अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूंगा तो हमारी जो गैलेक्सी होगी वो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगी। अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम के अंदर जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो उस रूम के सबसेट का काम करेंगी, वो रूम उसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। अगर मैं नंबर की बात करूं तो रियल नंबर एक ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, रैशनल, इनरैशनल सारे नंबर्स बिलोंग कर जाते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, सारे नंबर उसके अंदर लाई करते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा बड़े से बड़ा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट लाई करें, उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। अब इस चीज का यहां से क्या लेना देना है, इफ A, B, C, D, dot 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 are the subsets of a set capital U, then U equal to A union B union C union D and so on, और that is your universal set। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कई सेट दे दिए हो और आपसे बोला उसका यूनिवर्सल सेट निकालो, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जितने सेट दिए हैं सबका यूनियन ले लीजिए और यूनियन लेने से जो सेट बनेगा वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर है, नोट करिए। अब देखिए इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है, 3 सेट है, बोला इसका यूनिवर्सल सेट बनाओ। तो मान लिया हमने कि यू इसका यूनिवर्सल सेट है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, ठीक। अब यूनियन क्या होता है कि सारे एलिमेंट सबके कंबाइन करने विदाउट यूजिंग रिपीटिशन। पहला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 8। देखिए 135 आ गया, 2 4 6 आ गया, 0 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया। क्लियर है, सारे आ गए। दैट इज योर यूनिवर्सल। क्लियर है। अब देखिए ध्यान सुनिए, इसके बाद जो क्वेश्चन रह गए हैं वो थ्योरी बेस्ड है। उन्हें समझने के लिए आपको पिछली एक्सरसाइज जो आपको 1A 1B और आज 1C करा दी है वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए और पीछे के जो आपके नोट्स बनवाए हैं मैंने वो कर लीजिए। कल मैं कोई लेक्चर 11th का नहीं डालूंगा, केवल आपको 2 दिन का टाइम, मतलब आज का टाइम और कल का टाइम दिया जा रहा है इस वजह से कि आप वो तीनों एक्सरसाइज लगा लीजिए, समझ लीजिए। कोई क्वेरी रहती है, नहीं आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेजिए, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर जब बने तो उसमें वो क्वेरी मेंशन की जाए और आपको पहले वो क्वेरी समझाई जाए, तब आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अब आप देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि आगे हडुआ आने वाला है, तो नहीं होगा, हडुआ जरूर होगा बट गर्म होगा, क्योंकि अब आने वाली है थ्योरी, और थ्योरी मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा टेढ़ी होती है, इसीलिए उसे समझने के लिए पिछला क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पहले पिछला क्लियर करो, डेफिनेशन क्लियर करो, नोट्स बनाओ, 1A 1B 1C एक्सरसाइज लगाओ, नहीं आए उनमें से क्वेश्चन में टिक करो, मुझे भेजो, फिर उन क्वेरीज को मैं बताऊंगा, तब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। क्लियर है, ओके बाय।